नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में और टेस्ट तिहार के इस सीरीज में आपका स्वागत है। आपको इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से रोज 10 से 15 क्वेश्चन मिलते हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे, क्योंकि ये जो सीरीज में जो क्वेश्चन रखे गए हैं वो प्रीवियस ईयर में CGPSC और CG व्यापम में आए हुए हैं, जिसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैं देता हूं। और इस सीरीज से जो क्वेश्चन है वो आपके आने वाले एग्जाम ADI, CGSI, पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, आबकारी आरक्षक, अमीन, प्रयोगशाला और भी अलग अलग CG व्यापम के एग्जाम और CGPSC के आने वाले एग्जाम के लिए तैयार कराते हैं। तो आइए आज का हमारा क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल में आपका आज स्वागत है। आप लोगों का ढेर सारा प्यार लाइक और शेयर के माध्यम से मिलता रहता है, कमेंट भी बहुत सारे दोस्त करते हैं और इसी क्रम में हम 41 सीरीज अभी तक कर चुके हैं जो कि आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। आज हम 42वें क्रम का सीरीज करेंगे और 421 नंबर का क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे इस सीरीज के। तो आप अभी तक अगर आप नहीं देखें तो प्रीवियस वीडियोस में जा करके देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। और ये सीरीज़ में हम CG व्यापम और CGPSC में जो आए हुए एग्ज़ाम्स हुए थे उसके क्वेश्चन कराते हैं, जो आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में जो आया हुआ क्वेश्चन के साथ आपको सामना कराता है। तो चलिए आपके नॉलेज को टेस्ट करते हैं। और हाँ, ये प्रीवियस वीडियो जिसने देखा है उसको मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि भाई इसका आंसर क्या होगा। बहुत लोगों ने सही आंसर दिया और कुछ लोग थोड़ा सा भटक गए। चलिए क्वेश्चन का आंसर करते हैं। छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस राजनेता की पत्नी भी 6 महीना के लिए जेल गई थी। आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ के वो कौन से नेता थे जिनकी पत्नी को भी 6 महीना जेल जाना पड़ा था। किस समय बताओ? जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो छत्तीसगढ़ में भी इसका प्रभाव था। पंडित रविशंकर शुक्ल, क्रांति कुमार भारती, ठाकुर छेदीलाल, डॉक्टर खूबचंद बघेल। तो दोस्तों मैं बता दूं, डॉक्टर खूबचंद बघेल जी हैं, उनकी पत्नी को 6 महीने का कारावास जेल हुआ था स्वतंत्रता आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था। और ये जो एग्जाम हो CGPSC CMO के एग्जाम में आया हुआ था। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खूबचंद बघेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 422 नंबर का है। एक तरफ आपका जंगल सत्याग्रह है, दूसरी तरफ आपका नेता। ये क्वेश्चन कई बार CGPSC में पूछे गए हैं। आप लोगों को कंठस्थ तरीके से याद हो जाना चाहिए, कंठस्थ तरीके से याद हो जाना चाहिए। कई बार पूछा जाता है इसके जिले, कई बार पूछा जाता है इसके नेता, कई बार पूछा जाता है इसका समय, ये जो समय है। तो एक क्वेश्चन को आपको तीनों चारों चीजें मिल जाएंगी, है ना। मैं फिर बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन से आपको तीनों चारों चीजें मिल जाएंगी। अच्छे से ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले रुद्री नवा गांव, जो धमतरी वाले बेल्ट के लोग हैं वो सब जानते हैं कि रुद्री नवा गांव का जो है जो सत्याग्रह है उसके नेता कौन थे। बताओ रुद्री के नेता कौन थे? आपके नत्थूजी जगताप। नत्थूजी जगताप धमतरी वाले नेता थे। फिर तमोरा सितंबर 1930 में जो हुआ था, तमोरा महासमुंद में, ध्यान रखना तमोरा महासमुंद में है ना, महासमुंद। ठीक है, चलो इसके नेता कौन थे? देखो इसके नेता जो है आपके यति यतनलाल जैन थे, आपके यति यतनलाल जैन जी थे। ठीक है, और शंकर राव गनौद वाले का भी नाम आता है। एक बार बता दो, शंकर राव गनौद वाले, इसका भी नाम कभी कभी लिया जाता है। तो इसमें में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। तो यति यतनलाल जैन, तो पहला का पहला, बी का तीसरा। ठीक है, उसके बाद पकरिया और पोड़ी गांव। आपको बताना है पकरिया और पोड़ी गांव। तो एक तो दुबे जी हैं और एक जैन जी हैं। तो जैन जी जो है वो पकरिया वाले क्षेत्र में नेतृत्व करते हैं। जैन जी जो है वो पकरिया वाले क्षेत्र में नेतृत्व करते हैं। आप इसको कैसे याद कर सकते हो? पकरिया से प्रसाद, अयोध्या प्रसाद। पकरिया से, इसमें भी प दिया हुआ है लेकिन इसमें पो दिया है, इसमें सिर्फ प है। तो ऐसा याद कर लो, पकरिया से प्रसाद। और पोड़ी गांव, तो पोड़ी गांव का आपको याद करना पड़ेगा दुबे जी का गांव। कौन, किसका गांव? दुबे जी का गांव। दुबे जी कहाँ रहते हैं? पंडित करने गांव में आते हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा सा बैठा लो दोस्तों। और समय पूछा जाएगा तो ध्यान रखना, अगस्त में ये है, तमोरा सितंबर में है और पकरिया आपका अक्टूबर में और ये भी अक्टूबर में। ठीक है, समय पूछा जाएगा तो उस हिसाब से आप ऑप्शन देख लीजिए। एक आएगा, सब में दिया हुआ है। बी का आपका तीसरा आएगा, बी का तीसरा इसमें दिया और तीसरा इसमें दिया है। तो ए और डी में से कोई एक होगा। फिर पकरिया का देख लो। देखो इतना जानना पड़ेगा भाई, पकरिया का आपका है चौथा, तो सी का आपका चौथा किस में है? इसमें है और इसमें नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट मिला लो। ठीक है, पकरिया वाला आपका प्रसाद जैन जी। ठीक है, पोड़ी गांव वाले कौन है आपके? दुबे जी। ये मिला लो दोस्तों और स्क्रीनशॉट कर लो। चलिए, ये भी CMO के एग्जाम में आपका आया था। अगला क्वेश्चन CMO का ही है।
भोरमदेव इनमें से किस नागवंश से संबंधित है? आपको पता है जब कलचुरी शासन कर रहे थे मध्य छत्तीसगढ़ में, जहाँ पे रतनपुर और रायपुर थे, तो उन्होंने अलग अलग नागवंशी वंशों को सोमवंशियों को शासन करने के लिए दिया था। किसी को कवर्धा दिया था, किसी को कांकेर दिया था, किसी को और कहीं दिया था, तो ये सब आपको पता है। ठीक है, तो ये बताइए आपको भोरमदेव का मंदिर जो कि कवर्धा में है, उसके जो संस्थापक है वो फनी नागवंश है। इसके राजा कौन है, आप अगर आप बता सकते हो तो बहुत सुंदर हो जाएगा। भोरमदेव फनी नागवंश से संबंधित है। फनी नागवंशी शासक गोपाल देव, ध्यान रखना कौन, गोपाल देव। इसीलिए मैं डिस्क्रिप्शन जरूर रखता हूँ। ठीक है, पढ़ाने वाले कोई भी टीचर की भी एक सीमित जानकारी होती है, लेकिन लिखे रहोगे तो वो जानकारी कभी नहीं भूलती, इसीलिए मैं इस चीज़ों को लिखता भी हूँ। ठीक है, अब ये ना समझिएगा कि ये जो है ईगो या फिर पर्सनल में ले रहे हैं। तो गोपाल देव 1089 में, याद रखना शताब्दी 11वीं शताब्दी, कभी कभी ईयर पूछा जाता है और कभी कभी शताब्दी पूछा जाता है। ठीक है, और हम लोग शताब्दी को भूल जाते हैं, तो ये 11वीं शताब्दी में आएगा। ठीक है, मैं कवर्धा में छपरी के निकट चौरा ग्राम, एक गांव है चौरा ग्राम, कवर्धा से लगभग 20-25 किलोमीटर 17 किलोमीटर आसपास पड़ता है। तो चौरा ग्राम में ये स्थापित किया गया गोपाल देव के द्वारा, गोपाल देव के द्वारा। अब यहीं एक शंकर भगवान की मूर्ति भी स्थापना करने का होगा, जिसको मड़वा महल बोलते हैं। वो किनके द्वारा किया जाएगा आगने वाले क्वेश्चन में हम बताएंगे। 424 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1910 का बस्तर विद्रोह अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखो कभी कभी आपको पूछा जाता है उस विद्रोह के नाम से, और कभी कभी पूछा जाता है बस्तर विद्रोह के नाम से। 1910 में हुआ है, तो आप बताओ दोस्तों, बस्तरिया, धर्म युद्ध, धूमकेतु, भूमकाल। तो दोस्तों भूमिया के राजा गुंडाधुर, कौन, गुंडाधुर नेता, भूमकाल के नेता, बस्तर विद्रोह के नेता अपने गुंडाधुर 1910 में आंदोलन करते हैं। ये सारी चीजें मैंने फैक्ट बताया। बस्तर विद्रोह को क्या बोला जाता है, भूमकाल बोला जाता है। ठीक है, कौन नेता थे आपके गुंडाधुर, कब हुआ, 1910 में हुआ। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले हैं ये भी मान लो, नेता नार करके जगह है, जगदलपुर से आपका 30 किलोमीटर लगभग दूरी है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। अगर तहसील पूछा जाएगा तो नानगुर तहसील में पड़ता है। ठीक है, नानगुर तहसील में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 425 नंबर का। ये मुरिया जाति, नहीं मुरिया जाति के नहीं थे, ये जो है मुरिया ही होंगे। ठीक है, हलवा विद्रोह, मेरिया विद्रोह, कोई विद्रोह, ये सब विद्रोह भी हुए थे, लेकिन उसको उस नाम से नहीं जाता। भूमकाल को ही हम बस्तर विद्रोह के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 425 नंबर का है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के तहत अंग्रेजों के खिलाफ विरोध के रूप में राय साहब की उपाधि लौटा दी थी? आपको बताना है असहयोग आंदोलन जब 1920 के आसपास में चल रहा था, तब छत्तीसगढ़ के कौन से नेता थे जिन्होंने राय साहब की उपाधि त्याग दी थी? यादवराव देशमुख, सुंदरलाल शर्मा, छेदीलाल, वामनराव लाखे। तो दोस्तों वामनराव लाखे वो नेता थे जिन्होंने राय साहब की उपाधि त्याग दी थी। राय साहब की उपाधि त्याग दी थी कब? असहयोग आंदोलन के समय। 425 नंबर क्वेश्चन हो गया। राष्ट्रीय नेताओं की उपाधियों के त्याग से प्रेरित होकर छत्तीसगढ़ के राजनेताओं ने भी अपनी उपाधियां त्याग दी थी। छत्तीसगढ़ के नेता वामनराव लाखे ने अंग्रेजों के खिलाफ विरोध के रूप में क्या त्यागी थी? राय साहब की उपाधि त्यागी थी। ठीक है, 426 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में राजा के नाम पर शासन करने वाले मराठा राजा के प्रतिनिधि को किस नाम से के रूप में जाना जाता है? देखो छत्तीसगढ़ में राजा के नाम से शासन, तो अब समझो पहले तो खुद राजा जी हमारे आए थे बिम्बा जी, बिम्बा जी के बाद कुछ समय तक इसके चिमना जी जो गोद लिया गया था, और आनंदीबाई ने शासन किया प्रत्यक्ष रूप से छत्तीसगढ़ में रह के, रतनपुर में रह के। लेकिन हुआ क्या, जब वेंको जी को शासन मिला तो वेंको जी यहाँ छत्तीसगढ़ आना मंजूर नहीं किए। वेंको जी छत्तीसगढ़ नहीं आए तो किसको भेजा गया बताओ? सूबेदारों को। किसको भेजा गया? सूबेदारों को। तो सूबेदार की मदद से छत्तीसगढ़ में प्रतिनिधि की सरकार बोला जाता है, उसकी मदद से शासन किया गया। तो आपका आंसर आएगा सूबेदार। ठीक है दोस्तों, और इन लोग खूब जो है टैक्स लेते थे। ठीक है, एक हिसाब से उस क्षेत्र को बिक्री होती थी, ठेकेदारों को दे दिया जाता था, ऐसा टाइप का है। 427 नंबर का क्वेश्चन आपका, राजा रत्नदेव ने रतनपुर की स्थापना कब की? दो क्वेश्चन आता है, एक है रतनपुर पहला, दूसरा है आपका रायपुर। इन शहरों की स्थापना वर्ष जरूर पूछा जाता है। तो आपको रतनपुर को याद रखना है, रतनपुर को याद रखना है 11वीं शताब्दी, हमेशा 11वीं शताब्दी। एक बार शताब्दी को समझो,
क्या होता है? जब हम आते हैं ना, जैसे कि क्या बोलूँ, 1001 से लेके 1099, तो हम 1100 की तरफ बढ़े हैं। देखो 1002, 1003, 1010, 1090, फिर 1100। तो 1001 से लेके 1099 तक को हम 11वीं शताब्दी बोलेंगे, ठीक है? 11वीं शताब्दी। अभी आपका कौन सा चल रहा है बताओ? 20वीं शताब्दी चल रहा है या 21वीं शताब्दी चल रहा है? क्या होता है, 1901 से लेके 1999 तक को हम 20वीं शताब्दी बोले हैं, ठीक है? जैसे ही 2000 आ गया और 2000 से हम आगे बढ़ के 2099 के बीच में जितना साल अभी आपकी जब तक जिंदगी है, अभी चल रहा है 2015, 16, 25, 2025 चल रहा है, ठीक है? बीच में 2010 गया, 15 गया, 25 गया, 20 गया, मतलब जो भी है, 30 जाएगा, 40 जाएगा, तो ये सब किस में आएगा? 21वीं शताब्दी में। तो शताब्दी क्या चीज को बोलते हैं उसको पहले जान लो, ठीक है? तो रतनपुर की स्थापना हुई थी 1050 ईस्वी में, 1050 ईस्वी में। तो कौन सी शताब्दी आएगी? 11वीं शताब्दी। ध्यान रखना, शताब्दी पूछा जाएगा तो 11वीं, और ईयर पूछा जाएगा तो 1050, ईयर पूछा जाएगा तो 1050। क्लियर है? तो दोस्तों 427 नंबर का क्वेश्चन। वेरी गुड। एक और चीज जान लो, रतनपुर है, रायपुर का स्थापना कब हुआ था बताओ? 14वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में। ईयर आपको बाद में बताऊंगा। और दूसरा बात है, अभी भोरमदेव का थोड़ी देर पहले 1089, तो कौन सी शताब्दी में हुआ बताओ भोरमदेव का मंदिर? ये भी 11वीं शताब्दी में। एक और पूछा जाता है, दंतेश्वरी का मंदिर कब हुआ था? तो अन्नमदेव कब आए थे बताओ? उसी समय को उस शताब्दी में गिन लेना, 12वीं शताब्दी में हुआ था कि 13वीं में हुआ था कि 14वीं में हुआ था, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, दंतेश्वरी मंदिर की स्थापना, ठीक है? रत्नदेव प्रथम ने 1050 ईस्वी रतनपुर नगर की स्थापना की थी, इसे अपनी राजधानी बनाया था। इसने रतनपुर को कुबेरपुर की संख्या दी थी। यहाँ 11वीं शताब्दी में महामाया मंदिर की निर्माण करवाया था, ठीक है? जो आज वर्तमान में काफी फेमस है। 428 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रायपुर के विद्रोह में उनकी भूमिका के लिए छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे के रूप में जाना जाता है? आप सभी को पता है छत्तीसगढ़ में जो सैनिक थे हनुमान सिंह, जो कि एक राजपूत वर्ग के थे, है ना? इसको भैंसवाड़ा राजपूत बोला जाता है। इन्होंने क्या है, जो राष्ट्रीय जो संघर्ष हुए थे सैनिकों का, उसके तर्ज पे सैनिक विद्रोह कहाँ किया था? रायपुर में किया था। शहीद हनुमान सिंह को मंगल पांडे का दर्ज दिया गया है, ठीक है? ध्यान रखिए, यहाँ पे वीर नारायण सिंह नहीं लगाना भाई, वहाँ, ठीक है? 428। शहीद हनुमान सिंह को रायपुर के विद्रोह में उनकी भूमिका के लिए छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे के रूप में जाना जाता है। हनुमान सिंह 3री बटालियन में मैगजीन लश्कर के पद पर तैनात थे। इन्होंने मंगल पांडे से प्रभावित होकर अपने साथियों के साथ 19 जनवरी 1858 को ब्रिटिश सैन्य अधिकारी सार्जेंट सिडवेल की हत्या कर दी थी, ठीक है? ध्यान रखना, 19 जनवरी 1858 को ब्रिटिश सैन्य अधिकारी सार्जेंट सिडवेल की हत्या कर दी गई थी। आपको ये चीज ध्यान रखना है, ठीक? उसके क्या हुआ, ये तो फिर भाग गए थे, गायब हो गए थे, कोई पकड़ नहीं पाए। उसके 3-4 दिन बाद उनके जितने साथी पकड़े गए थे उनको फांसी की सजा दे दी गई थी। हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तो वीडियो देख ही रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके साथ साथ अभी तक आपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं तो ये आप स्कैन कर सकते हैं, ये QR कोड दिया हुआ है, QR बोल लीजिए या स्कैन कर लीजिए, है ना? तो इसमें CG से CG पुलिस से रिलेटेड अपडेट हम डालते रहते हैं, ठीक है दोस्तों? चलिए अगला क्वेश्चन है 419 नंबर का, इनमें से किस ब्रिटिश अधिकारी ने छत्तीसगढ़ की राजधानी को रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित किया? आपको बताना है, जब क्या हुआ, ब्रिटिश अधीक्षकों की नियुक्ति हुई थी कहाँ? छत्तीसगढ़ में। तब जो है कौन सा अंग्रेज अधिकारी जो है रायपुर से रतनपुर अपनी राजधानी को स्थानांतरण किया था पहली बार? तो देखो दोस्तों, एडमंड जो है पहले ब्रिटिश अधीक्षक थे, उसके बाद आया एगेन्यू। एडमंड ने ज़्यादा कुछ तो काम नहीं किया, लेकिन एगेन्यू लंबा चौड़ा काम किया छत्तीसगढ़ में। तो लंबा चौड़ा जब काम किया तो उन्होंने सबसे पहले यही सोचा कि भाई रतनपुर तो थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा है, अपन चले रायपुर। तो रायपुर में सारे जो है क्या किए, वो किए। तो मेजर एगेन्यू को जो है रतनपुर से रायपुर लाने का श्रेय जाता है, ठीक है? रायपुर को राजधानी बनाने का। तो कौन आंसर आएगा आपका? मेजर एगेन्यू। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 30वें नंबर का, कलचुरी प्रशासन के तहत प्रत्येक गढ़ कितने गांवों से मिलकर बना था? बताओ।
एक चीज बता दूं आप लोगों को, सबसे जब कलचुरी यहाँ पे शासन करना चालू किए थे तो क्या हुआ, गढ़ पद्धति चालू किए थे। और छत्तीसगढ़ जो है उसको 18 गढ़ों में शिवनाथ नदी के उत्तर में और शिवनाथ नदी के दक्षिण में 18 गढ़ों को निर्माण किया था। उसके बाद कलचुरी के बाद जब मराठा आया तो गढ़ को खत्म करके उन्होंने परगना ले आया। क्या ले आया? गढ़ से परगना आया। परगना से फिर नया चीज आएगा, तहसील आएगा, या फिर वो आएगा क्या बोलते हैं ताहूददारी। इस टाइप की चीजें अंग्रेज लेके आएंगे। तो पहले गढ़ कलचुरी लोग लेके आके आए, फिर परगना मराठा लोग लेके आएंगे। तो गढ़ के बारे में आपको फैक्ट बताना है और इनका श्रेय किसको जाता है आपको ये भी बात बताना है। कल्याण साय को जाता है, मैं बता देता हूँ। कल्याण साय गढ़ के जनक हैं, गढ़ पद्धति के जनक हैं, ठीक है। और क्या बोला भाई, क्या बोला इसको, कितने गांवों से मिलकर गढ़ बनता था आपको बताना है। एक गढ़ बनाने के लिए कम से कम 84 गांव होना चाहिए। कितना गांव होना चाहिए? 84 गांव बराबर एक गढ़। और इसके नेता कौन थे, मतलब कौन बनाया था? कल्याण साय ने। कल्याण साय जो कलचुरी शासक थे उन्होंने बनाया था, ठीक है। इसी गढ़ पद्धति को अकबर ने भी अपनाने की कोशिश की थी। मतलब गढ़ पद्धति बोल लीजिए या इसका फाइनेंस का तरीका जो था ना, देखो यार सब आय स्रोत के लिए करते हैं, टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे वसूली करना, उसी लिए बनाया गया था। तो सेम ये भी गढ़ जो है ना टैक्स वसूली के लिए ही बनाया गया था कि 84 गांवों का एक गढ़ होगा, वहां से गढ़ से टैक्स वसूलने में ईजी होगी, ठीक है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन और सुन लीजिए। कलचुरी शासक कल्याण साय ने छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक सुधार कर गढ़ व्यवस्था की शुरुआत की और प्रदेश को कुल 36 गढ़ों में विभक्त किया, जिनमें प्रत्येक गढ़ में 84 गांव थे, जिसके प्रमुख को प्रधान या दीवान कहा जाता था। तो ये प्रधान या दीवान किसका पद है भाई? कलचुरियों का पद है, ध्यान रखना। प्रत्येक गढ़ के अधीन 7-12 थे। प्रत्येक गढ़ के अधीन 7-12 थे। मतलब आप समझ लीजिए 84 गांव को 7-12 में बांटा था। 12 बोलते हैं इसको, 12 मतलब एक बारह में कितने गांव हो गए? 7 गांव। ध्यान रखना, एक 12 में 7 गांव, ठीक है। नहीं यार, एक 12 में 7 गांव नहीं, एक 12 में 12 गांव, 12 गांव, ठीक है। एक 12 अपने आप में 12 है, ठीक है। तो 12 गांव, क्लियर है। और इसमें जब 7-12 मिला दिया जाता है तो 84 गांव बन जाते हैं। ये होते हैं आपके गढ़, क्लियर है। चलो, मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें क्लियर होगी, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा तो रिवीजन हो गया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ अब वीडियो आज का समाप्त होता है। कैसा लगा जरूर लाइक शेयर कमेंट करें। और इसी के साथ साथ आपको अगले दिन के लिए क्वेश्चन के लिए रेडी रहना है। आपको बताना है जाजल्लदेव का शासनकाल कब है, पृथ्वीदेव द्वितीय का शासनकाल कब है, भारतेंद्र शाह का शासनकाल कब है और लक्ष्मण शाह का शासनकाल कब है, ठीक है। तो उनके जो शासनकाल का प्रारंभ हुआ उस वर्ष को आपको मिलाना है और ये आपका ऑप्शन रहा। आप मुझे कमेंट में करके जरूर बताइए, ठीक है। और हाँ, ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं और व्हाट्सएप पे चैनल पे आ सकते हैं, और हम इसके लिए एक नॉमिनल चार्ज डिसाइड किए हैं, वो आपको पे करना होगा। थैंक यू सो मच।